हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी से जो आप लोगों के प्रश्न बन सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं, तो इसको अच्छे से यहाँ पर आज कवर कर लेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसको यूकॉस्ट UCOST इसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, कि इसकी स्थापना कब हुई और किस उद्देश्य से यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की जो स्थापना होती है 21 फरवरी 2005 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, उत्तराखंड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना था। स्थापना कब होती है? 21 फरवरी सन 2005 में। उत्तराखंड में विज्ञान संबंधी प्रमुख जो परियोजनाएं हैं तो वो कौन कौन सी है, उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ई शिक्षा परियोजना 2002 में जो शुरुआत की गई थी। ई शिक्षा जो परियोजना थी 2002 में जिसकी शुरुआत होती है, तो राज्य के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना इसका मकसद था। ई शिक्षा परियोजना 2002 में जिसकी शुरुआत हुई। शिखर परियोजना, इसकी शुरुआत होती है 2003 में, और इसका जो उद्देश्य था महाविद्यालयों में रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा प्रदान करना था। तो ई शिक्षा परियोजना 2002, शिखर परियोजना 2003 में शुरुआत। ई स्कॉप परियोजना, तो इसकी स्थापना भी, तो इसकी जो शुरुआत होती है 2003 में होती है। इसमें क्या था, शिक्षकों और अनुसंधान संस्थानों को फाइबर नेटवर्क से जोड़कर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना था। सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष जो था वो 2001 था। तो सरकारी सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना, तो इसकी जो शुरुआत होती है सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष की 2001 में होती है। पर्यावरण मित्र योजना जो थी 2006 में इसकी शुरुआत होती है। शहरी क्षेत्रों में घरों से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण और नियंत्रण करना था। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम हरक सिंह रावत द्वारा रुड़की में की गई थी। तो पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत 2006 में होती है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड में जो कुछ प्रमुख IT यहाँ पर अकेडमी और पार्क है। बायोटेक और सॉफ्टवेयर जो पार्क स्थित है, तो यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो IT अकादमी कहाँ है? देहरादून में। और किताबों में कहीं कहीं पर ये इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है कि IT अकादमी हल्द्वानी में भी है। पहली IT जो अकादमी हल्द्वानी में खुलती है, तो एक आप लोग वेरीफाई इसको ज़रूर कर लीजिए। IT पार्क, तो IT पार्क आपका देहरादून में है। बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क, तो बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क आपका पंतनगर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो देहरादून में। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क भी आपका पंतनगर में है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। गंगा प्रदूषण अभियान के तहत उत्तराखंड में कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम और घोषणाएं की गई, तो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो गंगा एक्शन प्लान जो 14 जून 1985 को हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, वाराणसी में राजीव गांधी द्वारा ये शुरू किया गया था गंगा एक्शन प्लान 14 जून तो 1985 को। और इसका उद्देश्य था गांव और शहरों से निकलने वाले प्रदूषित जल और कचरे का ट्रीटमेंट करना। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। केंद्र सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को, ताकि इसके संरक्षण को प्राथमिकता दी जा सके। नमामि गंगे अभियान कब शुरू हुआ? तो नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ 2014 में। 2020 तक गंगा को पूरी तरह स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया था, और इसके लिए 15,000 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित भी की गई थी। तो नमामि गंगे अभियान शुरू होता है 2014 में। स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 को चलाया गया था। तो स्पर्श गंगा जो अभियान था 17 दिसंबर 2009 को, तो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा यहाँ शुरू किया गया था स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 को। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी अभिनेत्री हेमा मालिनी स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर थी। और 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की गई थी 17 दिसंबर को। और गंगा हरितम योजना जो है ये 2016 में शुरुआत होती है। तो गंगा नदी के किनारे 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्र और 12 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था गंगा हरितम योजना 2016 में। उत्तराखंड की कुछ पारंपरिक मापतोल हैं, उसकी कुछ प्रणाली है, तो उनकी इकाइयों के बारे में जान लेते हैं। तो ठोस माप प्रणाली, अनाज के लिए जो यहाँ पर इकाइयाँ प्रयुक्त की जाती है, तो एक मुट्ठी में अगर ग्राम पूछा जाएगा तो एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम होते हैं। 8 मुट्ठी में 500 ग्राम होते हैं, और जिसको एक सेर भी कहा जाता है, जो कि आधा किलो के बराबर होता है। और 2 सेर जो होता है, 2 सेर होता है 1 कुड़ी, यानी कि 1 किलो।
2 कूड़ी में होता है 1 पाथा, यानी कि 2 किलो। 1 पाथा में कितना हुआ? 2 किलो। और यहाँ पर अजय पाल के द्वारा गढ़वाल में ये शुरू किया गया था। 2 कूड़ी में आपका 1 पाथा होता है और 1 पाथा आपका 2 किलो के बराबर होता है। 20 कूड़ी में होता है 1 बिस्वा, और 1 बिस्वा आपका 20 किलो के बराबर होता है। तो 20 कूड़ी में आपका 1 बिस्वा होता है और 1 बिस्वा आपका 20 किलो के बराबर होता है। 8 पाथा में आपका 1 डाल होता है जिसमें 16 किलोग्राम होता है। 2 डाल में आपका 1 दृढ़ होता है जिसमें 32 किलोग्राम होता है। 20 पाथा में आपका 1 मण होता है जिसमें 40 किलोग्राम होता है। और 20 द्रोण में आपका 1 खार होता है जिसमें आपका 640 किलोग्राम होता है। और द्रव्यमाप प्रणाली, तो इसमें 1 टांक होता है 250 ग्राम, 2 टांक होता है 1 सेर यानी कि 500 ग्राम, और 2 सेर होता है 1 कुड़ी यानी कि 1 किलो। और लंबाई माप प्रणाली तो ज़मीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 16 मुट्ठी का होता है, 16 मुट्ठी के बराबर होता है 1 नाली, और 2.5 नाली के बराबर होता है 1 बीघा। और वैज्ञानिकों के बारे में भी जान लेते हैं। तो पंडित नैन सिंह रावत कौन थे और उन्हें किन सम्मानों से नवाजा गया था? तो पंडित नैन सिंह रावत से भी काफ़ी सवाल बनते। तो पंडित नैन सिंह रावत का जो जन्म हुआ था 1838 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? 1838 में पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ था। एक ये महान भारतीय सर्वेक्षक थे। तो पंडित नैन सिंह रावत भारतीय सर्वेक्षक थे। उन्होंने 1866 में नेपाल सीमा से ल्हासा यानी कि तिब्बत तक का सर्वेक्षण किया था, जो उस समय एक अत्यंत कठिन कार्य भी था। और उनके इस कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने उन्हें चक्र यानी कि घड़ी और पैटर्न गोल्डन मेडल से भी सम्मानित किया था, जिससे वे यह मेडल पाने वाले भारतीय मूल के प्रमुख पहले व्यक्ति यहाँ पर बन जाते हैं। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक हैं और उनके योगदान के बारे में भी जान लेते हैं। तो पंडित नैन सिंह रावत, अभी मैंने आपको विस्तार से बताया, एक महान सर्वेक्षक थे। इन्होंने नेपाल से ल्हासा तक का सर्वेक्षण किया था। श्री कृष्ण जोशी के बारे में आपको बताऊं तो उत्तराखंड के ये मूल वैज्ञानिक, जिन्होंने 1893 में हाइड्रोथेरेपी का सफलतम प्रयोग किया। तो हाइड्रोथेरेपी का 1893 में किसने सफलतम प्रयोग किया? श्री कृष्ण जोशी जी ने किया था। पंडित दीवान सिंह नयाल, तो ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है और इनको पद्मश्री सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे। 1984 में इनको सम्मान मिला था पंडित दीवान सिंह नयाल जी को। डॉक्टर नीलम्बर पंत जी के बारे में आपको बताऊं तो ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नीलम्बर पंत जी ने 2005 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। डॉक्टर आदित्य नारायण पुरोहित के बारे में आपको बताऊं तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्हें 1997 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर आदित्य नारायण पुरोहित को। उत्तराखंड में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र और उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान जो केंद्र है ये देहरादून में, और इसकी जो स्थापना होती है 2 फरवरी 2006 को होती है। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की 2 फरवरी 2006 को स्थापना होती है, जो कि देहरादून में। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग जो केंद्र है ये भी देहरादून में, और इसकी स्थापना 16 सितंबर 2005 को होती है। तो ये तो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दिया, और अब विस्तार से एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जो जानकारी और जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहने वाली, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। उत्तराखंड में विज्ञान संबंधी प्रमुख संस्थान और केंद्रों के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थानों और केंद्रों की स्थापना की गई। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की जो स्थापना होती है 21 फरवरी 2005 को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना होती है। इसका जो उद्देश्य था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना था, और यह राज्य में वैज्ञानिक गतिविधियों के समन्वय और समर्थन के लिए एक महत्वपूर्ण नोडल एजेंसी थी। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब होती है? तो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है 2 फरवरी 2006 को, और इसका जो स्थान है देहरादून में है। इसका जो उद्देश्य था विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करना था। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, तो इसका जो स्थान है, स्थापना जिसकी होती है 16 सितंबर 2005 को होती है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की 16 सितंबर 2005 को, और स्थान ये देहरादून में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का प्रयोग करके उन राज्य के विकास में योगदान दे रहा था, जैसे कि सुदूर संवेदन और GIS। और रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप के बारे में आपको बताऊं तो इसका उद्देश्य जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर को ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने के लिए इसका उद्देश्य था, और यह ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित था। अन्य महत्वपूर्ण संस्थान में आपको बताऊं तो नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान ये है आपका पिथौरागढ़ में स्थित। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ है? तो महिला प्रौद्योगिकी संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान आपका टनकपुर में स्थित है।
विज्ञान धाम आपका कहाँ है? तो विज्ञान धाम आपका देहरादून में स्थित है। और प्रमुख आईआईटी और बीटी पार्क के बारे में तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। तो आईआईटी अकादमी आपकी कहाँ है? देहरादून में। आईआईटी पार्क आपका कहाँ है? देहरादून में। बीटी पार्क आपका पंतनगर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका देहरादून में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका पंतनगर में। विज्ञान से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की है, विशेष रूप से शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ज्ञानोत्कर्ष परियोजना जो 2002 में इसकी शुरुआत होती है, राज्य में हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के समस्त विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए माइक्रोसॉफ्ट व इंटेल कंपनी के सहयोग से ये शुरू की गई थी। कब? 2002 में ज्ञानोत्कर्ष परियोजना। शिखर परियोजना 2003 में शुरुआत की गई थी। शिखर परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो महाविद्यालयों में रोजगार परक तकनीकी शिक्षा दिया जाना इस परियोजना का उद्देश्य था। इसका लक्ष्य छात्रों को तकनीकी कौशल से लैस करना था। एस्को परियोजना क्या थी? तो शिक्षण संस्थान होते हैं, उनके द्वारा जो ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, उनके लिए जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फाइबर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को स्थापित करना था, और ये तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देती है। कौन? एस्कॉप परियोजना में इसका जो उद्देश्य था वो मैंने आपको बता दिया है। ई गवर्नेंस वर्ष कौन सा है? तो ई गवर्नेंस वर्ष आपका 2001 है। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाना। पर्यावरण मित्र योजना कब शुरुआत होती है? 2006 में पर्यावरण मित्र की योजना की शुरुआत होती है देहरादून के नया गाँव गढ़वाली में। तो देहरादून के जो नया गाँव गढ़वाली में इसकी शुरुआत होती है 2006 में। और कूड़ा निस्तारण करना व नियंत्रण करना इसका उद्देश्य था, और हरक सिंह रावत द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, जिसके तहत घरों से निकलने वाले कूड़े को अलग अलग किया जाना था। गंगा प्रदूषण अभियान के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो गंगा एक्शन प्लान, तो गैप जिसको कहते हैं गंगा एक्शन प्लान, तो इसकी शुरुआत 14 जून तो 1985 को होती है। कौन करता है? वाराणसी में राजीव गांधी के द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य था गाँव व शहरों से निकलने वाला जो प्रदूषित जल है, जो कचरा है, उसको ट्रीटमेंट करना है और उसके लिए प्लांट लगाना है ताकि गंगा प्रदूषण को रोका जा सके। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? कई बार पूछा जा चुका है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया। वह गंगा धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक महत्व को दर्शाता है, इसीलिए केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको दूषित भी कर रहे थे, जिसकी वजह से गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। और नमामि गंगे मिशन की शुरुआत कब होती है? तो नमामि गंगे मिशन की शुरुआत होती है जून 2014 में, ये आपको पता होना चाहिए। नमामि गंगे की मिशन की जो शुरुआत होती है जून 2014 में होती है, और इसका जो उद्देश्य था गंगा को 2020 तक पूरी तरह स्वच्छ करना था, और इसके लिए 15,000 करोड़ की राशि भी आवंटित की गई थी। स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत होती है 17 दिसंबर 2009 को, और हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा यहाँ पर स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत होती है 17 दिसंबर 2009 को। पहला गंगा स्वच्छता दिवस मनाया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7 नवंबर 2016 को पहला गंगा स्वच्छता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया पहला गंगा स्वच्छता दिवस? ये मनाया गया था 7 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहला गंगा स्वच्छता दिवस मनाया गया 7 नवंबर 2016 को। और नमामि गंगे जो योजना है जो 2016 में होती है, इसके तहत उत्तराखंड में 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्र और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाती है। उत्तराखंड की माप तौल प्रणाली के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर विस्तार से बता दिया है, तो एक बार आप लोग फिर से इसका ओवरव्यू ले सकते हो। तो ठोस माप प्रणाली अनाप मापने के लिए तो एक मुट्ठी में होता है 62.5 ग्राम, 8 मुट्ठी बराबर होती है 1 सेर के, जिसमें 500 ग्राम होता है जो आधा किलो होता है। 2 सेर में होता है 1 कुड़ी जो कि 1 किलोग्राम के बराबर होती है। 2 कुड़ी में होता है 1 पाता यानी कि 2 किलोग्राम। और यह गढ़वाल में किसने शुरुआत की थी? अजय पाल के द्वारा शुरुआत की गई थी, और अभी भी कई गाँवों में ये पाता वाली प्रणाली जो है अनाज की ये भी उपयोग में लाई जाती है। 20 कुड़ी में होता है 1 बिस्वा जो कि 20 किलोग्राम के बराबर होता है। 8 पाता में होता है 1 डाल जो कि 16 ग्राम के बराबर होता है, 16 किलोग्राम के बराबर होता है। 2 डाल में होता है 1 द्रोणी या फिर 1 द्रोणी जो 32 किलोग्राम के बराबर होता है। 20 पाथा में होता है 1 मण जो कि 40 किलोग्राम के बराबर होता है। 20 द्रोणी में होता है 1 भार जो कि 640 किलोग्राम के बराबर होता है। और द्रव माप प्रणाली भी द्रव पदार्थों के मापने के लिए इस्तेमाल की जाता है। 1 टांक में 250 ग्राम होता है, और आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में दूध बेचने वाले इसका उपयोग भी करते हैं। 2 टांक में होता है 1 सेर, तो 2 टांक में 1 सेर होता है, 1 सेर में 500 ग्राम होता है। और 2 सेर में होता है 1 कुड़ी, और 1 कुड़ी में होता है 1 किलोग्राम। लंबाई मापन जो प्रणाली है विशेष रूप से भूमि के लिए यहाँ पे की जाती है इस्तेमाल। तो 16 मुट्ठी बराबर होती है 1 नाली की, और 2.5 नाली बराबर होती है 1 बीघा की। इसका उपयोग विशेष रूप से भूमि की बिक्री या फिर मापन के लिए किया जाता है। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर विस्तार से बताया, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। तो पंडित नैन सिंह रावत, इनका जन्म 1830 में होता है या फिर 1838, एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिए। और जो इनका जन्म होता है पंडित नैन सिंह रावत का पिथौरागढ़ में जन्म होता है, और 1866 में इन्होंने क्या किया था? नेपाल सीमा से ल्हासा तक सर्वेक्षण का काम किया था। इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। लंदन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा इनको चक्र
यहाँ पे प्रदान की गई थी घड़ी के रूप में, और साथ ही पैट्रियस गोल्ड मेडल भी इनको प्रदान किया गया था। यानी पैट्रन गोल्ड मेडल अब से सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे। श्री कृष्ण जोशी के बारे में आपको बताऊँ तो इनका जन्म पिथौरागढ़ में होता है, 1893 में जन्म होता है। और इनकी उपलब्धियाँ जो थी, 1901 में इन्होंने प्रथम बार रेडियो का सफलतम प्रयोग करने वाले ये वैज्ञानिक थे, और इन्हें भारत में रेडियो प्रसारण के अग्रदूतों में भी जाना जाता है। किसको? श्री कृष्ण जोशी को रेडियो प्रसारण के अग्रदूतों में जाना जाता है। 1901 में इन्होंने प्रथम बार रेडियो का सफलतम प्रयोग किया था। पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। डॉक्टर दीवान सिंह नमवाल के बारे में आपको बताऊँ तो ये भी 1912 में इनका जन्म हुआ था, पिथौरागढ़ में जन्म हुआ था। MBBS की डिग्री प्राप्त करने वाले देश के पहले ये छात्र थे डॉक्टर दीवान सिंह नमवाल। 1984 में पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। डॉक्टर खड़क सिंह बल्दिया के बारे में आपको बताऊँ तो ये भी पिथौरागढ़ के थे। 1937 में जन्म होता है। उपलब्धियाँ आपको बताऊँ तो ये एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक है। 2015 में पद्म भूषण और 2007 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर खड़क सिंह बल्दिया को। डॉक्टर नीलम्बर पंत के बारे में आपको बताऊँ तो 1931 में इनका जन्म होता है, पिथौरागढ़ में इनका जन्म होता है। उपलब्धि इनकी क्या है? एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। 2006 में इनको पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। डॉक्टर आदित्य नारायण पुरोहित के बारे में आपको बताऊँ तो 1940 में जन्म होता है, चमोली गढ़वाल से ये संबंध रखते हैं। और उपलब्धियाँ जो इनकी है, एक प्रमुख वनस्पति वैज्ञानिक है। इन्हें 1997 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे मैंने आपको वैज्ञानिकों के बारे में भी बता दिए जिनका संबंध उत्तराखंड से। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।